देखो, आज हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम, ठीक है। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा को अगर आपको समझना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप उनको ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स डेटा को जब आप ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, सो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और तीसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। वैसे हमारे पास और भी तरीके होते हैं डेटा को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के, लेकिन आपके चैप्टर में क्लास 9th में हमें सिर्फ 3 ही तरीके पढ़ने हैं। पहला बार ग्राफ, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। दूसरा आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोग्राम। और थर्ड जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसके हम थर्ड मेथड की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, ठीक है। तो देखो, पहले हम हिस्टोग्राम की बात कर लेते हैं। तो लिखा है दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक बार ग्राफ, ठीक है। तो जो आपने बार ग्राफ पढ़ा था उसी की तरह हिस्टोग्राम भी है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें बार ग्राफ के हिस्टोग्राम के अंदर आती हैं, लेकिन सारी चीज़ें नहीं आती। बट इट यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी अगर आपके पास जो डेटा गिवन है, जो आपके पास डेटा गिवन है, अगर वो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का है, वो डेटा जो है वो अगर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का है, तभी उस डेटा को आप हिस्टोग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब आप पूछोगे सर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है। अगर आप यहाँ देखो 30.5 से लेके 35.5 तक, है ना, जैसे 30.5 से लेकर 35.5 तक, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। मतलब 30.5 से स्टार्ट हुआ और 35.5 तक सारी चीज़ें कवर कर रहा है। समझ में लिखा है, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है कि जो है ना 30.5 से लेकर 35.5 तक, इसको आप कहते हो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। जैसे यहाँ 40.5 से लेकर 45.5 तक, ये सारे के सारे हमारे कैसे हैं, ये सारे के सारे हमारे पास कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। जैसे मैं अगर आपके सामने लिखूँ 2 से लेकर 4 तक, तो ये भी क्या है, एक कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है, क्योंकि 2 से शुरू होकर 4 तक सभी चीज़ें इसके अंदर आ गई, ठीक है। तो इस तरह के जो आपके डेटाज होते हैं, ठीक है, इनको आप कहते हो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। इनका जो ये होता है इसको आप कहते हो लोअर लिमिट, और ये जो होता है इसको आप कहते हो अपर लिमिट, ठीक है। लेकिन ये सब आप में है नहीं, तो आपको उतना नहीं करना। बस आपको समझना है कि जो इस तरह के डेटा आपके दिए जाते हैं, ठीक है, इनको आप कहते हो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, ठीक है। और अगर आप, मैंने आपको क्या बताया, जो लोअर लिमिट होती है कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल की, जो ये वाली यूनिट होती है उसको आप कहते हो लोअर लिमिट, इसको आप कहते हो अपर लिमिट। सो अपर लिमिट में से आप लोअर लिमिट को माइनस करो। जैसे मैंने यहाँ पे देखो 35.5 में से 30.5 को माइनस किया, मेरे पास कितना आया 5। तो ये 5 जो होता है वो कहते हैं इस क्लास इंटरवल का साइज़ है। समझ में आया। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है, जैसे मान लो मैंने आपको क्लास इंटरवल दिया 10 से लेके 15 तक, मैंने आपको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल दिया। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस क्लास इंटरवल का आप मुझे साइज़ बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, बस अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो। 15 माइनस 10 दैट इज़ 5। तो इस कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल का साइज़ कितना हो गया, 5 हो गया। तो अगर मैं आपसे पूछूँ इन सभी कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के क्या आप साइज़ निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो, ठीक है कि नहीं है। तो ये आपका होता है क्लास साइज़, ठीक है। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर जितने भी कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स हैं, यहाँ पर जितने भी कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स हैं, उन सभी का साइज़ 5 ही आएगा, चेक कर लो। समझा। तो इसीलिए जो हमारे पास हिस्टोग्राम होता है, ये 2 तरह के क्लास इंटरवल्स के बनता है। वो क्लास इंटरवल जिनका साइज सेम है, क्लास इंटरवल ऑफ सेम साइज, जिनका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेम हो। आप देखो जितने भी क्लास इंटरवल्स हैं, इन सभी का साइज क्या है, सेम है। और दूसरा क्या होता है, क्लास इंटरवल विथ डिफरेंट साइज, ठीक है। सो इन दोनों ही तरह के क्लास इंटरवल्स का हम हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे। लेकिन पहले जो हम बनाना सीखेंगे वो हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास क्लास इंटरवल्स ऐसे हैं जिनका साइज़ क्या है, सेम है, तो उसका हम हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा ये, ठीक है, ठीक। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे मैंने आपको अभी एक बात बताई कि जो आपका हिस्टोग्राम होता है वो भी आपका बार ग्राफ की तरह ही होता है, लेकिन सारी बातें बार ग्राफ वाली नहीं होती, नहीं तो हम हिस्टोग्राम को बार ग्राफ नहीं कह देते। पहली, जैसे आपने देखा था कि बार ग्राफ में 2 इंटरवल्स के बीच में गैप होता है,
इसमें लिखा है देयर आर नो गैप बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव रेक्टेंगल्स और कॉन्जिक्यूटिव बार। हिस्टोग्राम के अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव बार्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा, रिजल्टेंट ग्राफ लाइक अ सॉलिड फिगर, दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। जब मैं इन सभी क्लास इंटरवल्स का हिस्टोग्राम बना दूंगा ना, जब हिस्टोग्राम बन जाता है तो क्लास वो हिस्टोग्राम को आप जब देखोगे तो ऐसा लगता है कि कोई सॉलिड फिगर है आपके सामने, से कोई सॉलिड फिगर रखी हुई है, ठीक है, उसी को आप क्या कहते हो? हिस्टोग्राम कहते हो। अभी जब हम बनाएंगे हिस्टोग्राम तब देखना आप, बनने के बाद ऐसा लगता है ना जैसे कि एक सॉलिड फिगर आपके सामने रखी हुई है, तो उसी को आप हिस्टोग्राम कहते हो। दूसरा, विद ऑफ बार प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन। देखो बार ग्राफ के अंदर जो आप बार्स बनाते हो, ठीक है, उनका साइज़ अगर आपका मन है सेम रखो मत रखो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रखना हिस्टोग्राम के अंदर जो आप बार्स बनाओगे, ये जो आप रेक्टेंगल्स बनाओगे, उनका विद बहुत ज़्यादा मैटर करता है। समझ में आया? ये बात जरूर याद रखना। बार ग्राफ के अंदर जो आपने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था, बार ग्राफ के अंदर जो बार्स का विद होता है, जो रेक्टेंगल्स की चौड़ाई होती है, जो बार्स की चौड़ाई होती है, वो मैटर नहीं करती। किसी का आप कम रख दो, ज़्यादा रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हिस्टोग्राम के अंदर जो आप बार्स बनाओगे उनकी चौड़ाई मैटर करती है। समझ में आया कि नहीं आया? सो ये आपको याद रखना। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बाल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे हमारे सारे क्या है, क्लास इंटरवल्स है ना, 1 2, अब इन हर एक क्लास इंटरवल्स का क्या बनेगा, हमारे पास एक बार बनेगा, ठीक है। इस क्लास इंटरवल का एक बार बनेगा, इस क्लास इंटरवल का एक बार बनेगा, इस क्लास इंटरवल का एक बार बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास टोटल 6 बार बनेंगे, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, उन बार्स की जो लंबाई होगी, वो डिपेंड करती है उनके फ्रीक्वेंसी पे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लास इंटरवल का जो बार बनेगा वो डिपेंड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका बार की लंबाई ज़्यादा। देखा ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बार, तो बार की जो लंबाई होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अब किसी की फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो उसकी लंबाई भी कम होगी, और किसी की फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो उसकी लंबाई भी ज़्यादा होगी। तो यही बोला गया है कि किसी भी बार की जो लंबाई होती है उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जैसे ये फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई है ना, अब आप खुद बताओ 40.5 से लेके 45.5 का जो फ्रीक्वेंसी वो 15 है, तो इसमें जो बार बनेगा उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर दी जाएगी, 15 जाएगी। अब जो 50.5 से लेके 55.5 तक का जो क्लास इंटरवल है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो बार बनेगा उसकी लंबाई ज़्यादा होगी, और इस वाले केस में जो बार बनेगा उसकी लंबाई कम होगी। तो वही बोला गया कि किसी भी रेक्टेंगुलर बार की जो लंबाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। दूसरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बाल जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब आप खुद सोचो, जैसे ये है, इस क्लास इंटरवल का जो फ्रीक्वेंसी वो 15 है, इस क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 है, और इस क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। तो ऑब्वियसली बात है इस केस में जो बार बनेगा उसका एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि बार अगर आपने देखा होगा कि बार जो हम बार्स बनाते हैं वो सारे के सारे रेक्टेंगल की फॉर्म में होते हैं। तो इस क्लास इंटरवल के लिए जो बार बनेगा, उसका जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में, इस क्लास इंटरवल के लिए जो बार बनेगा। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, तो इस केस में जो बार बनेगा उसका एरिया ज़्यादा होगा इस केस में जो बार बनेगा उससे, ठीक है। सेकंड बात, इस बार की जो लंबाई होगी वो इस बार की लंबाई से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो किसी बार की लंबाई कम होगी या ज़्यादा होगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। दूसरी बात, किसी बार का एरिया कम होगा या ज़्यादा होगा ये भी डिपेंड करता है कि जिस क्लास इंटरवल के आपने वो बार बनाया है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब हम करते हैं, ठीक है। देखो, तो ये हमारे पास केस था। अब मैं इस पूरे केस का एक हिस्टोग्राम बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी तो यहाँ जो क्लास इंटरवल वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा ना, 30.5 से लेके 35.5 मतलब 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। समझ में आया कि नहीं आ रहा? मतलब यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा। सो अब क्या करें? सो कभी भी अगर आपके पास क्लास इंटरवल आपका 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा तो बनाने से पहले देखो आप कैसे करना पड़ेगा। छोटा सा कोने पे ऐसे ऐसे ऐसे, इसको हम कहते हैं किंक, ठीक है। सो कभी भी अगर आपका जो क्लास इंटरवल वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा
तो आपको बनाने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने से पहले कोने पे ये बनाना पड़ेगा, ठीक है, हिस्टोग्राम बनाने से पहले, ठीक है। ये हमारी है एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अगर आप देखोगे तो विद जो हमारा वेट है उसको मैंने लिया है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। इसको हम कहते हैं वेरिएबल। कल समझाया था मैंने, अगर फर्स्ट वीडियो आपने देखी होगी, कि वेरिएबल को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं। और ये क्या है, हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, समझ में आया? तो एक्स एक्सिस पर हमेशा हम किसको लेते हैं, वेरिएबल को लेते हैं, और वाई एक्सिस पर हमेशा हम क्या लेते हैं, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ होती है ना, फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ होती है जो, इसको हम हमेशा किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, सो इसका मतलब वाई एक्सिस पर मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट लिया है, देखो वाई एक्सिस पर। अब देखो ना, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसमें वाई की वैल्यू मेरी 15 तक जा रही है हाईएस्ट। अगर मैं 15 लाइन खींचता, मतलब 1 सेंटीमीटर को, अगर मैं 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेता तो मुझे 50 लाइन खींचनी पड़ती, ऐसे करते हो 15 लाइन, ठीक है। तो काफ़ी लंबा वाई एक्सिस चला जाता, तो मैं ये 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट नहीं लूँगा। फिर मैंने देखा कि अगर मैं अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को मैंने कि दो यूनिट लिया है, समझ में आया कि नहीं आया? 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, तो 1 सेंटीमीटर को मैंने 2 यूनिट लिया, तो देखो 16 मेरा यहीं तक आ गया, 15 यहीं तक आ गया। और अगर मैं 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेता तो ये वाई एक्सिस मेरी और लंबी जाती, ठीक है। तो एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है कि आपको कितने यूनिट लेना है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान लो ये मेरी वाई की वैल्यू, मान लो ये मेरी वाई की वैल्यू 100 तक जाती, अगर इसमें, चलो अभी तो वाई की वैल्यू 15 तक जा रही है, मान लो अगर इसमें वाई की वैल्यू 100 तक जाती तो मैं क्या करता, तो मैं 1 सेंटीमीटर को 5 यूनिट लेता, तो 5, 10, 15, 20 खत्म है, तब भी वाई की वैल्यू लंबी जाती, समझ में आया? तो उससे भी अच्छा मैं क्या करता, मैं 1 यूनिट को 10 सेंटीमीटर ले, मतलब 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट के बराबर लेता। तो यहाँ पे आता 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, समझ में आया? सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा कि आपको 1 सेंटीमीटर कितने यूनिट के बराबर लेना है, वो आपके ऊपर है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और एक्स एक्सिस पर देखो, एक्स एक्सिस पर मैंने क्या किया है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर है, और इसको मैंने 5 kg के बराबर लिया, समझ में आया कि नहीं आया? एक्स एक्सिस पर मैंने 1.5 सेंटीमीटर को 5 kg के बराबर लिया। पहले पता है मैं 1 सेंटीमीटर ले रहा था, पहले मैं 1 सेंटीमीटर को 5 kg के बराबर ले रहा था, लेकिन जब मैं 1 सेंटीमीटर ले रहा था तो ये नंबर चिपक जा रहे थे आपस में। अब देखो ना, ये पहले यहाँ पे आ रहा था 1 सेंटीमीटर, तो ये नंबर आपस में चिपक जा रहे थे। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे सभी बार्स की चौड़ाई सेम करनी है ना, तो सबको मैंने 1.5 सेंटीमीटर कर दिया। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हर एक 1.5 सेंटीमीटर 5 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ग्राफ बनाने से पहले देख लेनी है कि आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है। मेरी फ्रीक्वेंसी 15 थी, 15 हाईएस्ट थी, तो मैंने 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर ले लिया, सॉरी 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट ले लिया, ठीक है। और एक्स एक्सिस मैंने ऐसा कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम हिस्टोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में जब आप करोगे तो आपको बताना पड़ेगा। तो वाई एक्सिस मैंने क्या किया है, वाई एक्सिस पर, कहाँ वहाँ दिख नहीं रहा ना आप लोगों को, एक सेकेंड यहाँ पे देखता हूँ। वाई एक्सिस पर मैंने 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मैंने 2 यूनिट के बराबर लिया, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर मैंने क्या किया है, 1.5 सेंटीमीटर को मैंने किसके बराबर लिया है, 5 kg के बराबर लिया, ठीक है। हम अपना ग्राफ बनाना, मतलब हिस्टोग्राम बनाने स्टार्ट करते हैं। देखो पहला हमारा क्या था, 30.5 से लेके 35.5 तक हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 है। सो बनाते हैं, एक सेकंड स्केल लेके आता हूँ मैं। देखो स्टार्ट करते हैं, 9 तक है ना, 2, 4, 6, 8, 9 यहाँ आएगा, बीच में आएगा। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 9 क्या है, यहाँ तक आएगा कहीं। सो ये है और ये, ठीक है, बन गया। दूसरा हमारा कितना था, 35.5 से लेके 40.5 तक हमारी 6 यूनिट है फ्रीक्वेंसी। तो 6 कहाँ है, ये रहा। सो कहाँ तक जाएगा,
ये हो गया। तीसरा क्या है हमारा, 40.5 से लेके 45.5 तक हमारी 15 यूनिट है। 15 कहाँ आएगी, 14 15, तो ये लगभग यहाँ कहीं आएगी। ठीक है, ये रहा। ये दूसरा, और फिर चौथा क्या है हमारा, 45.5 से लेके 50.5 तक 3 यूनिट है। 3 यूनिट तो यहीं तक आ जाएगी, यहाँ तक हो गया। फिर क्या है, 50.5 से लेके 55.5 तक हमारी 1 यूनिट की फ्रीक्वेंसी है, तो 1 कहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा। ये आ गया, ठीक है। सेकेंड, ये हो गया, ठीक है। फिर 60.5 से लेके 55, अच्छा मैंने ज़्यादा बना दी क्या, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ गलती हो गई, यहाँ मैंने गलती की। 50 के बाद आएगा 55.5 ना, और यहाँ आएगा 60.5, ठीक है। तो 55.5 से लेकर 60.5 तक कितना है, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट कहाँ है, यहाँ तक है, सो जाएगी थोड़ा अपर तक, यहाँ तक, ठीक है। इसको डार्क कर देते हैं, ठीक है, डार्क कर देते हैं इसको पहले। देखो इसको मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। इसको कलर्ड भी कर दें, देखो कलर कर देते हैं इसको। ये देखो मैंने इसको कलर्ड भी कर दिया ना। तो जो स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था कि जो आपका रिजल्टेंट ग्राफ बनता है वो एक सॉलिड की तरह फील होता है, तो बिल्कुल देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखो, एक सॉलिड लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको, देखना सॉलिड की तरह लग रहा है। तो इसलिए जब हिस्टोग्राम बनता है तो एकदम सॉलिड की तरह लगता है। दूसरी बात बोला था कि देयर इज़ नो गैप बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव रेक्टेंगल्स, आप कोई भी बार ले लीजिए उनके बीच में गैप नहीं है, ठीक है। जबकि जो आपका बार ग्राफ होता है उसमें बार्स के बीच में गैप होता है। तीसरी बात क्या थी हमारा, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये देखो, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बार ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्रीक्वेंसी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि बार्स की जो लेंथ है, बार्स की जो लेंथ है ये उनके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही लंबा बार ग्राफ। देखो सबसे लंबा किसका बार ग्राफ होगा, 40.5 से लेके 45.5 तक, देखो है ना। सबसे कम किसका होगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम किसकी है, 50.5 से लेके 55.5 तक, देखो सबसे कम इसकी है। तो इसलिए मैंने तो कहा था कि बार की जो लंबाई होती है वो डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। दूसरी बात क्या बोला है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बार जो होगा वो भी उसकी फ्रीक्वेंसी के। देखो यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, 4 रेक्टेंगल, 5 रेक्टेंगल, 6 रेक्टेंगल। आप बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सही हो गया ना। अब आप बताइए इन सभी रेक्टेंगल्स की जो चौड़ाई है वो क्या है, सेम है, सबकी चौड़ाई क्या है, सेम है। अगर सभी रेक्टेंगल्स की चौड़ाई सेम है तो रेक्टेंगल्स का एरिया डिपेंड किस पे करेगा, लेंथ पे। भाई जैसे मान लो मैं आपसे बोलूँ आपके पास 2 रेक्टेंगल है, ठीक है, इन सभी रेक्टेंगल्स की जो चौड़ाई है वो सेम है। जैसे मान लो इसका एरिया है, इसकी भी चौड़ाई 1 है और इसकी भी चौड़ाई क्या कम 1 है। इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया हो गया 4, इसका एरिया हो गया 5। तो अगर इन सभी रेक्टेंगल्स की जो चौड़ाई है वो सेम है तो इनका एरिया डिपेंड किस पे करेगा, इनकी लेंथ पर। और लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, इस रेक्टेंगल की है, सबसे ज़्यादा एरिया इसका हो गया। और सबसे ज़्यादा एरिया इसका आने का सिर्फ रीज़न एक ही है क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है। इसका जो लेंथ है, सबसे कम है तो एरिया सबसे कम इसका आएगा, और एरिया सबसे कम इसका इसलिए आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो दोनों बात सही है कि नहीं है, कि बार्स की लंबाई जो है वो डिपेंड कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, और बार्स का एरिया भी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो देखो अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व करा होगा, यहाँ जो मैंने हिस्टोग्राम बनाया उन सभी के अंदर जो बार्स बने हैं उन सबकी जो हमें साइज गिवन था सेम गिवन था। देखो इनके बीच का भी डिफरेंस 5 kg है, 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 ठीक है। लेकिन अब जो हम हिस्टोग्राम बनाएंगे वो एक ऐसे कंटिन्यूस डेटा का बनाएंगे जिनके बीच का जो गैप क्या होगा, सेम नहीं होगा। हो सकता है पहले वाले में कम हो, दूसरे वाले में गैप ज़्यादा हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया।
इन सभी के बीच का गैप कितना है, सेम है। लेकिन अब जो हम हिस्टोग्राम बनाएंगे उसमें ज़रूरी नहीं है कि इंटरवल्स के बीच का गैप सब में सेम हो। ठीक है, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल विथ डिफरेंट साइज। यहाँ पे सभी के सभी क्लास इंटरवल्स का साइज क्या था, सेम था, सबके बीच का गैप सेम था ना। अब हम ऐसे क्लास इंटरवल्स लेंगे जिनके बीच का गैप सेम ना हो, उनका हिस्टोग्राम बनाएंगे। ठीक है, उस लेकिन एग्जाम में अगर आने का चांस है तो उसी वाले का है, ये थोड़ा कम आता है, उसका चांस ज़्यादा है, उसको बनाते हैं।